नमस्कार साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया एजुकेशन वर्ल्ड में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सी टेट जुलाई 2024 का एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आ रहा है। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं सी टेट के गणित से रिलेटेड। आज हम गणित को बड़ी बारीकी से और उन छोटे छोटे से पहलुओं को देखते हुए पढ़ेंगे जिन पहलुओं की कमी अक्सर हमें गणित में दिखाई देती है। तो मैथ्स के अंदर आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, सपोज कीजिए कि एक घर का सबसे बड़ा मुखिया जो है वो कौन है? वो कौन है? संख्या। घर का सबसे बड़ा मुखिया है संख्या। अब संख्या के दो पुत्र हुए। संख्या के दो पुत्र हुए। पहला पुत्र वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। और दूसरा पुत्र जो था वो था काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। संख्या को कितने भागों में बांटा गया? संख्या को दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब जो काल्पनिक संख्याएं हमारी थी, इस वाले पुत्र की शादी नहीं। अब शादी नहीं हुई तो इसका परिवार आगे नहीं बढ़ा, इसलिए हम काल्पनिक संख्याओं को यहीं पे छोड़ देते हैं। ये सी टेट के आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया यहीं पे। अब बात करेंगे हम वास्तविक संख्याओं की। और वास्तविक संख्या भी, इसको भी दो पुत्र हुए। वास्तविक संख्या के भी एक आपका रियल नंबर यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब जैसा कि पहले संख्या के दो पुत्र थे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या की शादी नहीं हुई थी तो उसके बारे में हमने अधिक जानकारी नहीं जुटाई। ऐसा ही इस बार हुआ कि जो आपका इरेशनल नंबर था, इसकी शादी नहीं हुई। तो अब हम इसके बारे में केवल इसकी डेफिनेशन जानेंगे और एक दो एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को फिर तीन पुत्रों में ये विभाजित हुआ। तीन भागों में परिमेय संख्या को बांटा गया। पहला प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या। और तीसरा आपका आ जाता है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, और पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इतना आपने सेशन में देखा अभी तक। ध्यान से देखिए, संख्या को कितने भागों में बांटा गया? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, उसके बाद काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दिया गया। वास्तविक संख्या के बारे में हमने देखा कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के रूप में विभक्त है।
उसके बाद अपरिमेय संख्या का ट्री आगे नहीं बढ़ा तो हमने परिमेय संख्या को लेकर के चर्चा की, और परिमेय संख्या में हमने देखा कि इसके भी तीन भाग है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और उसके बाद नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, और उसके बाद आपका पूर्णांक आता है इंटीजर। अब मैं आकर के आपको इसकी डेफिनेशन के तौर पर आपको समझाते हुए चलेंगे, एग्जांपल लेते हुए चलेंगे कौन सी संख्या क्या है। जब हम बात करें वास्तविक संख्याओं की तो हमें वास्तविक संख्याओं में कौन सी दो संख्याएं मिलती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या से। सबसे पहले हम परिमेय संख्या की डेफिनेशन, परिभाषा परिभाषा देख लेते हैं कि परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, आप में से काफी साथी जानते होंगे कि रेशनल नंबर क्या है। ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में, ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में दर्शाई जा सकती हो, दर्शाई जा सकती हो, और जहां और जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, Q कभी भी जीरो के इक्वल न हो। ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती होगी, और जहां P और Q दोनों आपके इंटीजर होंगे लेकिन Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ऐसी सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक कहलाएगी। ऐसी सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक कहलाएगी। तो पूर्णांक का आपको बोध हुआ कि पूर्णांक, मैंने आपको इंटीजर बताया। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं कि परिमेय संख्या होगी क्या। एग्जाम्पल के रूप में हमने सबसे पहले ले लिया 4/5। देखिए यहाँ पे P अपॉन Q के रूप में लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे P आपका 4 है और Q आपका 5 है। और अगर मैं कहूँ कि 0/5 ये भी P अपॉन Q के रूप में लिखा गया है क्योंकि ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। P अपॉन Q के रूप में भी लिखा गया है, P Q दोनों इंटीजर भी है और Q जीरो के इक्वल भी नहीं है। अगर यहाँ मैं आपसे ऐसा पूछ लूं कि 5/0 यानी कि 5/0, 5/0 क्या आपकी परिमेय संख्या होगी? क्या आपकी परिमेय संख्या होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, Q इज इक्वल जीरो के कर दिया, और कंडीशन क्या है कि Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी इनफाइनाइट, अनंत, अनंत। देखो यहाँ पे आप 5 से 0 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 0। लेकिन अगर आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे, किसी संख्या को आप 0 से भाग दोगे, तो भाग देने पर आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो इनफाइनाइट प्राप्त होगी, अनंत संख्या आपको प्राप्त होगी। अगर आप 0 को किसी संख्या से भाग दोगे तो 0 मिलेगा, अगर किसी संख्या को आप 0 से भाग दोगे तो आपको इनफाइनाइट यानी कि अनंत मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी संख्या की जो आपकी अपरिमेय संख्या थी। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या
इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होंगे? वे सभी संख्याएं जिन संख्याओं को हम p अपॉन क्यू की अवस्था में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता। जिन संख्याओं को p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे सभी संख्याएं जो है आपकी इरेशनल नंबर होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर मैं आपको अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दूं तो अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल आपके लिए √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। यानी कि वे सभी संख्याएं आपकी हो सकती है जो अंडर रूट के अंदर आती हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या √9, यहीं पर ध्यान से देखकर चलना, अगर मैं कहूं क्या √9 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, √9 जो है वो आपकी इरेशनल संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि √9 इज इक्वल टू 3 मल्टीपल 3 और देन 3 इज इक्वल, √9 जो है वो 3 के इक्वल है और 3 को हम लिख सकते हैं क्या? 3/1। 3/1, 3/1 क्या हो गया? p अपॉन क्यू के इक्वल हो गया। और जो p अपॉन क्यू के इक्वल हो गया वो परिमेय संख्या हो गई, वो परिमेय संख्या हो गई। लेकिन √3 की अगर हम बात करें तो ये आएगा 1.732 करके। √2 की अगर हम बात करें तो 1.414 इसकी वैल्यू आती है। यानी कि वे सभी संख्याएं जो दशमलव में विभक्त हो, वे सभी संख्याएं जो दशमलवों में विभक्त हो और जिनकी कोई निश्चित सीमा न हो दशमलव के बाद भी, वे सभी संख्याएं आपकी इरेशनल नंबर के अंदर आती है, अपरिमेय संख्याओं के अंदर आती है। अब इसके बाद मैं आपसे एक बड़े निश्चित और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा। एक छोटा सा टॉपिक है जो कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में आ चुका है, आप क्वेश्चन के रूप में उसको देखना। मैं मैं बात करने वाला हूं आपसे पाई की। पाई मैथ के अंदर आपने सुना होगा, जाना होगा पाई के बारे में। मैं उसी पाई की बात करने वाला हूं आपसे। और मेरा क्वेश्चन है आपसे, एक क्या पाई एक परिमेय संख्या है? क्या पाई एक परिमेय संख्या है? ये पाई मैं बात कर रहा हूं इसी पाई की। पाई, इसी पाई की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम केवल पाई को देखें तो पाई होगी अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू को देखें, लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू को देखें, ये होगी 22/7, जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है, ये होगी आपकी परिमेय संख्या। सीटेट सीटेट में पूछा गया था इसी क्वेश्चन के बारे में कि क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए जी हाँ, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो आंकिक मान है 22/7, वो एक परिमेय संख्या है, वो एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं हमने देख ली। अब हम उसके बाद छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट मैंने बताया था कि परिमेय संख्या की फैमिली में भी काफी कुछ हुआ, और सबसे पहले क्या आया? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, नेचुरल नंबर कौन सा होगा? वे सभी संख्याएं जो संख्याएं गिनने की क्रिया करती है, जो संख्याएं गिनने की क्रिया करती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो
संख्याएं गिनने की क्रिया करती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बैग की साइड पॉकेट में मार्कर होगा, एक बार मार्कर देना दूसरा। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या के बारे में आपने जान लिया कि जो संख्याएं गिनने की क्रिया करती है वो संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल अगर हम ले 1 2 3 4 और आगे बढ़ते चले जाओ, जितनी सभी संख्याएं आएंगी वो सब क्या होगी, प्राकृतिक संख्याएं होगी। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के लिए एक छोटा सा पॉइंट और है कि ये सभी धनात्मक होंगी। इनमें कोई भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं होगा जितनी भी संख्या है, क्योंकि हम माइनस में कभी गिन नहीं सकते। अब सपोज कीजिए कि दो साथी एक शादी में गए, एक ने दूसरे से पूछा आपने कितने रसगुल्ले खाए, तो वो या तो 1 बताएगा या 2 बताएगा या 5 बताएगा। वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं -2 रसगुल्ले खा के आया हूँ, क्योंकि वो चीज संभव नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं वही होगी जिनसे गिनने की क्रिया होगी और जो धनात्मक होगी। अब हम अगली संख्या की बात करते हैं, पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या कौन सी होगी? जीरो के साथ प्राकृतिक संख्याएं ही, जीरो के साथ क्या जुड़ गया? जीरो। जीरो के साथ प्राकृतिक संख्या, जीरो के साथ प्राकृतिक संख्या क्या कहलाई? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल देख लीजिए, 0 1 2 3 4। ये हो गए आपके क्या? आपकी प्राकृतिक संख्या के साथ जब जीरो जुड़ जाती है, जब आपकी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो जुड़ जाती है तो संख्याएं कैसी हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब हम बात करेंगे पूर्णांक की, इंटीजर की। पूर्णांक, पूर्णांक कौन से होंगे? पूर्णांक कौन से होंगे? इनमें पूर्ण संख्या, इनमें पूर्णांकों में पूर्ण संख्या, तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी तो आ ही गई। पूर्ण संख्या के साथ साथ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के साथ प्राकृतिक संख्या भी ऐड हो गई। और प्राकृतिक संख्याओं के साथ इसमें एक चीज और ऐड हुई, ऋणात्मक संख्याएं। इसमें एक चीज और ऐड हुई, ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्या आती है, वे संख्याएं आपकी पूर्णांक, इंटीजर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3। ये इधर भी एक्सटेंड हो सकती है और ये इस साइड भी एक्सटेंड हो सकती है। पूर्णांक यानी कि वे संख्याएं जिनमें पूर्ण संख्या तो होगी ही, 0 से 1 2 3 4 तो इसमें होगा ही, इसके साथ साथ प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 भी इसमें होगी, और साथ में क्या आ गया? ऋणात्मक संख्याएं। ये इस ओर भी इतनी ही एक्सटेंड हो सकती है। तो ये आपके कौन से नंबर हो गए? ये आपके हो गया पूर्णांक, इंटीजर। अब आपने इंटीजर तक पढ़ लिया, एक बार मैं आपको जल्दी से इसका रिवीजन बता देता हूँ। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होगी? वे संख्याएं जिनसे हम गिनने की क्रिया करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को गिनते हैं तो हम पॉजिटिव में ही गिनेंगे, धनात्मक में ही गिनेंगे, कभी भी किसी चीज को ऋणात्मकता में
नहीं गिना जा सकता। अगर मैंने कोई काम किया है तो उस काम को मैं बताऊंगा कि मैंने 2 काम किए हैं या मैंने 10 काम किए। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने माइनस के 5 कार्य किए। क्या मैं माइनस में कोई कार्य कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो गिनने की प्रक्रिया पूरी करने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होगी। उसके बाद आपकी आ जाती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के साथ एक जीरो जो संख्या आपकी है वो भी ऐड हो जाती है। तो जीरो के सम्मिलित होने से जो संख्याएं बनती है, जब जीरो प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित हो जाती है तब वे संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती है। और जब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं भी मिल जाती है तब आपका पूर्णांक बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। अब इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस लगवाना चाहता हूं जो बेसिकली सी टेट से ही लिए गए हैं। बीच बीच में मैं जो टॉपिक क्लियर करता चलूंगा उसी टॉपिक के साथ साथ आपको एक दो फैक्टफुल क्वेश्चन भी बताता चलूंगा, जिससे आपकी रुचि भी सेशन में बनी रहे, आप भी अरुचि ना दिखाएं और मैं भी अपनी रुचि के साथ इस सेशन को पूरा करने में लगा रहूं, हम दोनों का साथ बना रहे। तो मैं आपसे पूछना जो चाह रहा हूं, क्वेश्चन मेरा है, जीरो क्या है? जीरो क्या है? ये सी टेट से ही आया हुआ है। इसका ऑप्शन आपको मिलेगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा ऑप्शन मैं आपको इसका दे रहा हूं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं पूर्णांक। चौथा ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में आप ले लीजिए 1 व 2 और पांचवें ऑप्शन में ले लीजिए आप 2 व 3। तो बताइए जीरो क्या है? जीरो क्या है? अभी मैं यही बता करके आया हूं जस्ट। देखो, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने बताया था, जो गिनने की प्रक्रिया शुरू करे जो शुरू ही 1 से होती है वो तो प्राकृतिक संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्या जो होती है जिनमें जीरो प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित हो जाती है, तो जीरो क्या है? पूर्ण संख्या भी है। अब पूर्णांक मैंने बताया था कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होगी, पूर्ण संख्याएं भी होगी और प्राकृतिक संख्याएं भी होगी। पूर्ण संख्या जब इसमें आएगी तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसमें भी जीरो आएगी। तो आपका ऑप्शन सेकंड और थर्ड दोनों, इसका सही आंसर क्या होगा? जीरो क्या है? पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहीं पर इसी क्वेश्चन में, अगर मैं बात कर लूं, ये लीजिए हमने जीरो हटा दिया यहाँ पे, अब हमने लगा दिया यहाँ पे -15। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ठीक है। -15 क्या है? ऑप्शन यही है आपके पास। अब किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? अब आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? -15 आपका होगा पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो जाती है। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो जाती है। चलिए सेशन को आगे शुरू करते हैं। सम संख्या, सम संख्या सम संख्या कौन सी होगी? जो संख्याएं दो से विभाजित हो, जो संख्याएं दो से विभाजित हो, पहचान भी है इनकी। पहचान अंत में या तो जीरो होगा, 2, 4, 6 या 8। ये संख्याएं जिन संख्याओं के अंत में होगी वो सभी संख्याएं दो से डिवाइड हो जाएगी और वो सभी संख्याएं आपकी सम संख्या कहलाएगी। क्लियर? विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या जो दो से विभाजित न हो, जो दो से विभाजित न हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, बहुत सारी है। ठीक है।
अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या जीरो एक विषम संख्या है या जीरो एक सम संख्या है? जीरो कैसी संख्या है? तो इसको फैक्ट के रूप में आप याद रख लेना स्टार बना करके कि जीरो एक सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या है। जीरो कैसी संख्या है? जीरो एक सम संख्या है। क्लियर? इसके बाद आ जाती है आपकी भाज्य संख्याएं, कंपोनेंट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब आप देखेंगे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, आज मैंने आपको पूरी की पूरी संख्या पद्धति के जितने भी खंड थे वो सभी खंडों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होगी, कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? वे संख्याएं जो एक तथा अपने आप के साथ जो संख्या एक व अपने आप के अलावा, अपने आप के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो। जो संख्या अपने आप से भी, एक से भी और किसी अदर संख्या से भी जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, वो संख्या कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 12, क्या 12 एक भाज्य संख्या है? जी हाँ, क्योंकि 12 को हम एक से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 को हम 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अपने आप से और एक से अलग भी बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड ये हो सकती है। तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अगर मैं कहूँ 11, 11 भाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसको केवल एक से या 11 से ही डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए ये कैसी होगी? अभाज्य है। तो दूसरी संख्या का भी आपको पता चल गया कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो एक तथा अपने आप से विभाजित हो, एक तथा अपने आप से विभाजित हो, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए 11, 13, 17, इस तरह की जो संख्याएं होगी वो अभाज्य संख्या होगी। अब मैं आपसे सवाल मैं पूछ लेता हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होगी, स्टार बना करके याद रख लीजिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और अगर मैं इसी सवाल को बदल दूं तो दोबारा स्टार बना के याद रखिएगा कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये अभाज्य थी, अब मैं पूछ रहा हूं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी होगी 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी है भाज्य संख्या आपकी 2 हो गई, ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 हो गई, क्योंकि 4 को आप 2 से भी काट डिवाइड कर सकते हो, 1 से भी और स्वयं
4 से भी, इसलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 4 हो गई सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब केवल आपका एक टॉपिक बचा हुआ है, सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। इसके साथ जैसे ये टॉपिक आपका क्लियर होगा, इसके साथ आपका जो संख्या पद्धति वाला चैप्टर है वो पूरा चैप्टर आपका थ्योरेटिकल रूप से कंप्लीट हो जाएगा। एक सेशन में एक चैप्टर, मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि हर सेशन में एक चैप्टर जल्दी से खत्म किया जाए, जिससे जो है सिलेबस बड़ी आसानी से आपका पूरा हो जाए। सह सहभाज्य सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, दो प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान से देखना डेफिनेशन, दो प्राकृतिक संख्या दो प्राकृतिक संख्या जिनका एक के अलावा एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ शब्द को देखकर हिचकिचाना मत, क्योंकि उभयनिष्ठ होता है कॉमन, उभयनिष्ठ होता है कॉमन। उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, फैक्टर, गुणनखंड होता है फैक्टर, न हो। यानी कि दो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वे कहलाएंगी सह अभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5 का जोड़ा, क्योंकि 3 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, कोई ऐसी और संख्या नहीं है जिनसे डिवाइड हो जाए। जैसे 11 और 13, ये भी सह अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होगा। सह अभाज्य संख्याएं मेरे अनुसार तो आप सभी के समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर किसी भी साथी का कोई सवाल है जो संख्या पद्धति से रिलेटेड है आपका, आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, मैं कल के सेशन में उसको क्लियर करा दूंगा। धन्यवाद साथियों, लगे रहिए और अपनी मेहनत के साथ, जोश के साथ सीटेट की तैयारी कीजिए और अब की बार भर भर के नंबर लीजिए। धन्यवाद।